जो हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स या लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लॉन्ग पीरियड गोल्स या लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग। मीन्स ये किसी एक 5 ईयर प्लान से रिलेटेड नहीं है। ये जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स रहे हैं सबके जो कॉमन गोल्स हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ। तो जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे प्लान्स हैं जितने भी, सबका एक जो कॉमन गोल है वो क्या है? जीडीपी ग्रोथ। कि हमारी कंट्री में जो जीडीपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज। कि हमारे इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है मस्ट बी इंक्रीज। तो जीडीपी ग्रोथ मीन्स increase in the flow of goods and services in an economy। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो जीडीपी ग्रोथ ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। कि हमारी कंट्री में जो जीडीपी है वो हमारा इंक्रीज होना चाहिए। और अगर किसी भी इकोनॉमी में जो अगर जीडीपी कॉन्टिन्यूसली अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर किसी भी कंट्री में कॉन्टिन्यूसली जीडीपी इंक्रीज होता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। और किसी भी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ केवल तभी पॉसिबल है या तो इंक्रीज इन रिसोर्स बेस, या तो कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ है वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे। या फिर दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी जीडीपी ग्रोथ को वो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो जो जीडीपी ग्रोथ है ये हमारी प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। जीडीपी मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ मींस इंक्रीज। कि हमारी इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज होना चाहिए। और अगर गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस हमारी जो कंट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और जो जीडीपी ग्रोथ है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट कि या तो जो भी रिसोर्स बेस है वो हमारा इंक्रीज होना चाहिए, नए से नए नेचुरल रिसोर्सेज फाइंड आउट करने चाहिए। या फिर दूसरा जो जीडीपी इंक्रीज है, जीडीपी ग्रोथ है वो डिपेंड है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे।
ये एडवांस टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सके, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट हो सके, कम इनपुट का यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। फिर इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसा जो हमारी कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मींस कि हमारी इकोनॉमी में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो 1967 और 68 में एकदम से इंक्रीज हो गया था 25%, और वो रिजल्ट था टेक्निक यूज करने का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने HYV सीड्स यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक फार्मिंग हमने अडॉप्ट की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इट इज अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि people who are willing to work and people who are able to work are getting work। जो लोग काम करने के लिए में विलिंग भी हैं कि जो लोग विलिंग भी हैं और जो एबल भी है काम करने के, अगर उनको काम मिल रहा है तो इट मींस हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये हमारे जो प्लानिंग है उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस कि अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इट मींस they are participating in the process of production। क्योंकि जितने ज्यादा लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो सोशल वेलफेयर होगा। जो रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन full employment doesn't means zero unemployment। full employment का ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ 0% अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कुछ परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी एग्जिस्ट करती है। जब हम कह रहे हैं कि जितने लोग काम करने के विलिंग है और एबल है उनको काम मिल रहा है, तो उस लेवल पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन जॉब्स, कि जब नई जॉब ढूंढने के चक्कर में कोई भी पर्सन अपनी पहले वाली जॉब को छोड़ दे, तो जितना टाइम पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है अराइजेस ड्यू टू चेंज इन टेक्निक। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नई टेक्निक मार्केट में आ जाए और इस वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो जाए क्योंकि उनको नई टेक्निक नहीं आती, तो जब तक वो उस नई टेक्निक को नहीं सीख लेते कि कैसे काम करना है, वो उतने टाइम के लिए बेरोजगार रहते हैं और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग पीरियड जो गोल है, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. It is another main objective of economic planning कि हमारा जो जीडीपी तो इंक्रीज होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्विटेबल होना चाहिए. We are not saying equal, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है. अगर हम बात करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जितने भी वर्कर्स हैं सभी को एक जैसी इनकम मिलनी चाहिए, एक जैसे सबकी सैलरी होनी चाहिए कि एक वर्कर को जितनी इनकम मिल रही है उतनी ही एक डॉक्टर की हो, उतनी ही एक इंजीनियर की हो, उतनी ही एक साइंटिस्ट की हो. लेकिन ऐसा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर सभी को एक जैसी इनकम या एक जैसी सैलरी मिलना अगर सबको शुरू हो जाए तो उस केस में ना तो हमारे यहाँ पे नई इनोवेशंस होंगी, ना कोई नई टेक्निक डेवलप होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि कम काम करने पर भी उनको इक्वल सैलरी मिलेगी. तो अनदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो हमारा लॉन्ग पीरियड गोल है, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, या फिर जिसको हम कहेंगे इक्विटी. तो जो भी कंट्री में जो जीडीपी इंक्रीज हो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू स्किल एंड क्वालिफिकेशन. कि अगर एक डॉक्टर को एक सर्जरी के 50,000 रुपीज मिल रहे हैं और एक वर्कर को पूरे साल में 50,000 मिल रहे हैं, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एक वर्कर की जो इनकम है वो भी इतनी होनी चाहिए कि उसकी सारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए. अगर किसी भी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ तो है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं है, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो रिचर सेक्शन है वो और ज्यादा अमीर हो जाता है, और जो पुअर सेक्शन है वो और ज्यादा पुअर हो जाता है. दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है. इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाता है. तो ये अनदर मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का कि जो जीडीपी ग्रोथ हो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्विटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन मीन्स अपडेशन और adoption of new technology. कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो देखिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं. ग्रोथ मीन्स कि हमारी जीडीपी इंक्रीज होनी चाहिए, और डेवलपमेंट वर्ड हम तब यूज करेंगे जब वो जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ होने के साथ साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्विटेबल हो. तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स अपडेशन, यानी कि हमारी जो पुरानी टेक्निक है या तो उसको अपडेट करें या फिर हम पुरानी टेक्निक की जगह पे नई टेक्निक को अडॉप्ट कर ले, तभी हम हमारे जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे हुआ था 1967 और 68 में, कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो एकदम से 25% इंक्रीज हो गया था. वो इसी वजह से था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्निक को अडॉप्ट किया था.
ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो बीपीओ, केपीओ, ये जो हमारे यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग होती है, जो अदर कंट्रीज हैं वो हमारे इंडिया से जो काम कराते हैं बीपीओ या केपीओ के थ्रू, तो वो भी रिजल्ट है हमारा जो आईटी सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट की वजह से, आईटी रेवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ से दूसरी कंट्रीज आउटसोर्सिंग कराती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम अडॉप्ट करें न्यू टेक्नोलॉजी को। लेकिन नई टेक्निक को अडॉप्ट करने के साथ साथ जरूरी है कि हम अपनी जो भी कन्वेंशनल विजडम है, जो हमारी पुरानी जो सोच है, उसको भी हम चेंज करें। जो हमारा कन्वेंशनल आउटलुक है उसको भी हम अपने मॉडर्न आउटलुक में चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल वीमेन एम्पावरमेंट की तकनीक के साथ साथ हमारी मानसिकता में भी, हमारे सोच विचारों में भी चेंज होना चाहिए। कि जैसे हम पहले ये मानते थे कि जो वीमेन है वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, उनको घर का काम ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वीमेन है वो आजकल हर एक एरिया में मैन से आगे है। तो हमें जो नई टेक्निक को अडॉप्ट करने के साथ साथ अपनी जो कन्वेंशनल आउटलुक है उसमें भी चेंज करना चाहिए। हमें मॉडर्न आउटलुक को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो वीमेन है उनको भी पार्टिसिपेट कराया जाना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी ये हमारे फर्स्ट 7 जो 5 ईयर प्लान्स है उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है सेल्फ सफिशिएंसी। और सेल्फ सफिशिएंसी मींस ability to provide essential goods without the help of other countries, mainly in food grains. Self sufficiency means अपने आप को फूड ग्रेन्स में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहें। क्योंकि अगर हम अपने फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहते हैं तो दूसरी जो कंट्री है वो हमारे इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। तो इसीलिए ये हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है सेल्फ सफिशिएंसी, कि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, कि हम अपनी कंट्री में ही फूड्स का प्रोडक्शन करें, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहे, ताकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो हमारे इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। ऐसा हुआ भी था 1965 में, जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो हम अमेरिका से हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका ने हमें प्रेशराइज किया था कि पाकिस्तान के से अपनी लड़ाई को बंद कर दो, नहीं तो हम आपको फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा है हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स का, कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाईज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ताकि जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूस हमारे यहाँ पे बनी रहे, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना हो। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ सफिशिएंसी में तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे इंडिया के जो पहले 7 5 ईयर प्लान्स थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव था अपने आप को फूड ग्रेन्स में
सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ताकि हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना रहे। और अगर हमसे पूछा जाए सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ रिलायंस मीन्स reliance on domestically produced goods for the growth and development of a country, कि हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अपने ही रिसोर्सेज पे, अपनी ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड रहे, अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड ना रहे। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज है, जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, उतना ही ज्यादा वो हमारे इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। तो सेल्फ सफिशिएंसी में है हमें एक्सप्लेन करना है फूड ग्रेन्स का, और सेल्फ रिलायंस अगर हमसे पूछे या दोनों में डिफरेंस पूछे, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक रिसोर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of our country. Features of economic policies. Pursued under planning till 1950 to 1991. कि हमारी कंट्री में 1950 से 1991 तक हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी। तो इसमें सबसे पहली जो पॉलिसी है वो है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर मीन्स कि 1991 से पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो इंडस्ट्रीज है उनको 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो इसमें शेड्यूल ए में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी 17 स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की है, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, उनको रिजर्व कर दिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया और उनको रिजर्व कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन ये जो 12 इंडस्ट्रीज थी, इनमें भी प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल प्ले करने को दिया गया। इन 12 इंडस्ट्रीज में भी अगर कोई नई इंडस्ट्री शुरू करनी होती थी तो वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर कोई नई इंडस्ट्री इसमें शुरू नहीं कर सकता था। तो इन 12 इंडस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था पब्लिक सेक्टर और सेकेंडरी रोल दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को। शेड्यूल सी, अब जो इंडस्ट्रीज बच गई थी वो सारी छोड़ दी गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो 1991 से पहले जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी भरोसा किया गया वो किया गया पब्लिक सेक्टर पे, क्योंकि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी रिजर्व कर दी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। नेक्स्ट जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो थी रेगुलेटेड डेवलपमेंट। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
जो प्राइवेट सेक्टर था उसको इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहे तो उसको इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना पड़ता था। और ऐसे ही फिर एमआरटीपी एक्ट बनाया गया 1969 में, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इट मींस कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो अगर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, और अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। तो जो प्राइवेट सेक्टर था वो अपनी मर्जी से कोई ना इंडस्ट्री शुरू कर सकता था, ना ही अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर सकता था। तो प्राइवेट सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी उसको रेगुलेट कर रहा था पब्लिक सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी वो भी रेगुलेटेड थी, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में थी, कि गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस प्रोवाइड करती थी वही अपना बिजनेस शुरू कर सकता था और वही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता था अकॉर्डिंग टू एमआरटीपी एक्ट। और गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी इकोनॉमिक जो पावर है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो जाए। नेक्स्ट जो फीचर थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो थी प्रोडक्शन ऑफ एसएसआई, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट किया गया था। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनका तो रेगुलेटेड डेवलपमेंट था कि उनको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले भी इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग लाइसेंस देना पड़ता था, और अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहे तो भी एमआरटीपी एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जो एसएसआई थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो भी एसएसआई थी उनके लिए एरिया रिजर्व कर दिए गए। जो एरिया एसएसआई के लिए रिजर्व किए गए उन एरियाज में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो एंटर नहीं कर सकती थी। और एसएसआई को इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो इक्वालिटी इंक्रीज होती है क्योंकि बहुत सारे लोग कम पैसे से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। दूसरा जो एसएसआई है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है, तो इसीलिए ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। और तीसरा जो एसएसआई है उसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि उसको कम रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो किसी भी रीजन में शुरू हो सकती थी, कहीं भी उसको शुरू किया जा सकता था, तो उसे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में हेल्प मिलती थी। इसीलिए एसएसआई को प्रमोट किया गया, उसको कंपटीशन से बचाया गया फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और एसएसआई के लिए बहुत सारे बोर्ड्स भी बनाए गए जैसे कि हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, जिनका मेन पर्पस था एसएसआई के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, कि जो एसएसआई का जो प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाती थी उनके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। नेक्स्ट जो फीचर थी इकोनॉमिक प्लानिंग की टिल 1991 वो थी डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, कि फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है या इंजीनियरिंग गुड्स है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया गया प्रायोरिटी बेसिस पे, कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है इनकी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को
जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो दूसरी इंडस्ट्रीज की भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो अदर इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है हैवी इंडस्ट्रीज पे। तो इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया ऑन प्रायोरिटी बेसिस। नेक्स्ट जो फीचर थी इकोनॉमिक पॉलिसीज की टिल 1991, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि जब हम लोग सेविंग करते हैं तो हम अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं बैंकों के पास, और फिर बैंक उस पैसे को आगे प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो इसीलिए सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की गई, और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की गई। सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग्स करें, क्योंकि जितनी ज्यादा हम सेविंग्स करते हैं, हम अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं बैंकों के पास, और बैंक फिर उसका यूज करती है आगे लोन प्रोवाइड करने में।